एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने जा रहे हैं दो घटनाओं पर। पहला घटना है शरद पवार का पावर प्लान की तरफ, पावर गेम। और दूसरा जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे पदक वीरों का लगातार धरना। ये दोनों जो है घटना जो है आज भारतीय जनमानस के बीच में एक सनसनीखेज के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में दोनों के अलग अलग लोगों का बयान और राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष का अलग अलग जो हम मत है इन दोनों मामलों को लेकर रहा है। तो क्या 2024 में कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस गुप्त एजेंडे के रूप में की कि वो शरद पवार को अपने पाले में ला लिया। राजनीति पे विश्लेषण करने वाले को इस मामले पे अलग अलग राय आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर शरद पवार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। कुछ लोग तो इन्हें बहुत बड़ा जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने का एक नायक के रूप में देखते हैं कि हमेशा से शरद पवार जी पावर पॉलिटिक्स और इस तरह के एक प्रेशर पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ावा देते हैं और अपने विपक्षियों को और सत्ता पक्ष और विपक्षियों के बीच में एक ऐसा तालमेल अपने जाल के द्वारा बुनते हैं जो दोनों एक दूसरे का, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के साथ उसकी तालमेल अच्छा बैठ जाती है। इस मामले में मुलायम सिंह यादव का भी एक अलग सानी था, एक अलग रणनीति थी। शरद पवार जी अभी कुछ दिन पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पद एनसीपी वाला को छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद लगातार राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश में घटित हो रही है। इसके पीछे शक करने वाले राजनीतिक किसी और की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि शरद पवार का इस्तीफा के पीछे जो मेन बात है उनके भतीजे अजीत पवार साहब का मुख्यमंत्री बनने का जो अंदर का जो सपना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बेटी है सुप्रिया सुले जी, उसको अपने पद पर बैठाने के जो कयास हैं, दोनों चीज़ों के बीच का जो मामला है वो शरद पवार भाप चुके थे। जिस तरह अभी राजनीतिक गलियारों में आ रहे थे कि 40 विधायकों को तोड़कर शरद पवार जी जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जब एक बार घटना घटी तो उसके बाद ये जो घटनाएं लगातार घट रही है वे इसी ओर इशारा करने लगा। आपको याद दिला देते हैं कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने एक बड़ी खेल खेली। वो खेल था अडानी को लेकर उसके पक्ष में दिया गया बयान। जब पूरा अडानी को लेकर पूरा देश के विपक्ष एक साथ हमला कर रहा था, वो घेरने की कोशिश कर रहा था और लगातार अडानी का शेयर लगातार गिर रहा था और जिस संकट से अडानी चल रहे थे, इस बीच में शरद पवार का यह बयान आ जाना निश्चित तौर पे अडानी को राहत देने वाला था। उसके बाद उन्होंने तुरंत इसके बाद में कुछ अलग तरह का बयान देकर उसको बैलेंस करने की कोशिश और अडानी का शरद पवार से भेंट करना। उसके बाद शरद के बेटे जो है, शरद पवार के जो बेटे हैं, भतीजे हैं, वो अजीत पवार का 40 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पास शामिल होने के जो अटकले, ये सारी चीजें कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में एक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जिस हिसाब से मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से तैयारी कर रही है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। ये उसी तैयारी, अप्रत्यक्ष तैयारी के हिस्से में शरद पवार जी का
ये जो अभी पावर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एनडीए से अलग होकर राजद और कांग्रेस गठबंधनों को मजबूत करते हुए वहां पर गया और उसमें तोड़ करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं असफल होती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पर लोकसभा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ा हो रहा था, क्योंकि शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी है, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन वहां एक मजबूत गठबंधन के रूप में आ रहा है। तो क्या जिस हिसाब से बिहार में जीतन राम मांझी का अमित शाह जी से भेंट करना, कुशवाहा जी की पार्टी का जदयू छोड़कर नए पार्टी का ऐलान करना, क्या उसी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? ये शक करने वाले राजनीति में करते हैं। जिस हिसाब से जीतन राम मांझी जी ने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी, कुछ मुद्दे पर लेकर बात किया गया, लेकिन उनकी राजनीति, जीतन राम मांझी की राजनीति में कोई ठौर का जगह नहीं है। वो कोई बात तो कहते हैं लेकिन उसमें बहुत दिन से टिक नहीं पाते हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री से हटे हैं उनके राजनीति में उथल पुथल बहुत होते रहा है। इसलिए उनका अमित शाह से भेंट करना राजनीतिक गलियारों में शक को हवा देने का काम कर रहा है। उसी तरह कुशवाहा जी जिस हिसाब से जिस बातों को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया और एक लंबी लकीरें खींचने की कोशिश की, और एक बार डोरा डालने से राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि वो भी नीतीश जी से अलग होकर जो बनाई, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की अंदर का अप्रत्यक्ष राजनीति का एक हिस्सा है। उसी तरह आज शरद पवार जी का जो है बयान और लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का जो व्यवस्था है, अंदर खाने में कहीं ना कहीं जो शिवसेना और कांग्रेस का जो महागाड़ी का जो गठबंधन था उसको झटका लगने का सामान है। राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से बातचीत की और फीडबैक लिया और शरद पवार से पुनर्विचार की अपील की सुप्रिया सुले से। शिवसेना बयान दे रहा कि यह आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे शरद पवार हमारे बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े जननायक हैं, ये बात शिवसेना के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अंदर हलचल बहुत बड़ी है। अंदर की हलचलें किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए हम अब दूसरी बात की तरफ ले जाते हैं, जो हमने शुरू में कहा कि इस बार पदक वीरों का जो लगातार 10 दिन से ऊपर जो धरना कार्यक्रम चल रहा है, उसको कल रात दिल्ली पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की जो शिकायतें लगातार मीडिया में आ रही है, कहते हैं कि किसी ने बेड वहाँ पर लगाने की कोशिश की, उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और लेकिन सवाल ये है कि जिस ब्रिजभूषण सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत में उसका मामला दर्ज किया, तो फिर उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पहलवानों का ये आरोप है कि जो विक्टिम है उससे अभी तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की, उसका 164 का बयान तक नहीं लिया। आप पार्टी के महिवाल जो है, महिला के अध्यक्ष जो वहाँ के हैं दिल्ली के, वो इस मामले पर लेकर बड़ा एग्रेसिव है। वो लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा कर रही है कि क्यों नहीं जिसके आरोप पे एफआईआर दर्ज हुआ है उससे अभी तक 164 का बयान दिल्ली पुलिस ने क्यों दिया? सवाल यह है कि ब्रिजभूषण क्या इतनी मजबूत है, उसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रही है? पूछताछ भी अभी नहीं हुई है और दिल्ली में पदक वीरों का जो देश के खातिर विदेशों में अपने शान और डंका बजाने के लिए जो पदक लाते हैं, तो निश्चित और भारत का एसेट है। इस भारत के एसेट जब धरना पर है तो निश्चित पर सत्ता के गलियारों को इस पर सोचना चाहिए और सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों को जो किस तंद्रा में सोया हुआ है उस पर विचार करने की जरूरत है। किसान 1 साल तक लगातार 3 कानून को वापस करने की धरना दी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी जो है धरना कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि बड़े पैमाने पे किसान लोगों का, किसान यूनियन लोग जो है पहलवानों को समर्थन दिया, और जिस हिसाब से राजनीतिक दलों के सब लोग वहां पर उनके समर्थन में जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक नया कुश्ती संघ है
नया कुश्ती का अखाड़ा इसको कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ऋषिवर्धन सिंह को दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करके भेजना चाहिए था, उसे पूछताछ किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कुश्ती संघ में बृजभूषण सिंह का के खिलाफ में विपक्षियों का एक गोलाबंदी हो रही है, इस पर राजनीति हो रही है और वो लोग इस मामले पर प्रहार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक को लेकर भी उन लोगों ने कहा कि सत्यपाल मलिक जो है ना वो विपक्षियों की भाषा बोल रहा है। तो ये लगातार 2024 के चुनाव से पहले जितनी भी चीजें हो रही है, राजनीतिक गलियारों में शक करने वाले या उसका विश्लेषण करने वाले, पैनी नजर रखने वाले 2024 चुनाव की तैयारी के रूप में सबको देखते हैं। ये एक मैसेज है, सत्ता पक्ष में बैठे मठाधीशों का कहना है कि एक मैसेज है कि सरकार के खिलाफ में इसलिए बातें आती है क्योंकि विपक्ष ये कहने में की कोशिश कर रहा है पदक वीरों के पक्ष में कि सरकार पदक वीरों का ख्याल नहीं करती, किसानों का ख्याल नहीं करता, मजदूरों का ख्याल नहीं करता, विपक्षियों के बातों को दबाती है। ये मैसेज देने का विपक्षी कोशिश कर रहे हैं, जिसके सत्ता पक्ष के लोग बैठे मध्य काउंटर करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं उसका राजनीतिक बातों को लेकर। निश्चित तौर पर ये दोनों जो बातें हैं इस पर बात करना जरूरी हो गया था। कुछ लोगों का डिमांड था कि आप इस दोनों चीज़ों पर अपनी बात को रखें, इसलिए मैंने दोनों बातों को, शरद पवार का पावर प्ले, प्रेशर पॉलिटिक्स और दूसरी बातें हैं ये जो है आपके जो है कुश्ती संघ पदक वीरों का जो कुश्ती संघ का बृजभूषण को लेकर जो धरना कार्यक्रम चल रहा है उसके पीछे के राजनीति उसको बताने की जरूरत थी। हमारे न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स उसमें कमेंट जरूर रखें। नमस्कार।